विधायक कहते हैं हमारी जनता नहीं सुनती, अधिकारी कह रहे हैं विधायक हमारी नहीं सुन रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गया राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम RAA बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। और वही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका व्हाइट हाउस में बुलाकर नाश्ता करा रहा है, और आप बात कर रहे हो अमेरिका की। जब ट्रंप ने पहले भाषण दिया तो मोदी जी को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण में, और वो बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार की बातें करता है, आप लोग भले ही सहन कर लेते हो, मैं सहन नहीं करूंगा, न मेरा दल सहन करेगा। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें करें। आदिवासियों की जमीन किन लोगों ने नाम कराई, किन किन लोगों की मिली भगत है उसके अंदर, कौन कौन लोग हैं? मैं मुख्यमंत्री जी इससे आगे नहीं जाना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदिवासी की जमीन जिस प्रकार से छीनने की कोशिश की गई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र के 72% वादे आपने पूरे कर दिए। तो मैं पहले सारे काबिल सदस्य हैं, आप ही बता दो आपके संकल्प पत्र में कितने वादे थे? कई मंत्रियों की वजह से, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री की वजह से हमें हाथ तो लिवा दे, तुम मरवा दे उसको बेचारे को। तुम तो चाहते ही यही हो मैं उसका नाम ले दूं, क्योंकि आप सबने सुना है, आपकी विधायक दल की बैठक की बात है। उसने कहा कि ये एक मंत्री की वजह से हमें गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। ये हालत राजस्थान के अंदर इन लोगों ने कर रखी, हकीकत है आपकी। आपने 2 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए मंत्रियों को जिलों में भेज दिया। क्या उपलब्धि गिना क्या है? एक मंत्री से तो प्रेस वाले पूछते रहे कि एक तो गिना दो, एक उपलब्धि तो बता दो जिस शहर में, जिस जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वही एक मंत्री। वो एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो महंगाई बढ़ेगी तो उसी तर्ज पे आप लोगों का भी बढ़ जाएगा, ताकि कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो कि जिस प्रकार से सैलरी, वेतन, भत्ते अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ते हैं, उसी हिसाब से विधायकों के बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़े। असली दर्द की बात नहीं है। आपने घोषणा की 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, हाँ या ना? आपने कहा गेहूं पे 2700 रुपए MSP पे खरीदेंगे, हाँ या ना? आपने कहा MSP पर ज्वार और बाजरा खरीदेंगे, कितना बाजरा खरीदा आपने, हाँ या ना? आपने कहा कि जो किसानों की जमीन नीलाम होगी उस पे कानून बनाएंगे, हाँ या ना? आपने कहा चना, मूंग, उड़द की MSP खरीद के लक्ष्य को दोगुना करेंगे, हाँ या ना? आपने, अरे भाई वही जनता के बीच में जाना है जो महामहिम से असत्य वाचन करवाया। ये बात मेरे को कहनी थी तो आपने देखो कितनी तालियां बजाई। मेरा अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों से एक आग्रह है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, इधर का कोई व्यक्ति न बोले, जब नेता पक्ष के बोले मुख्यमंत्री, तब इधर का कोई डिस्टर्ब न करे। मेरे में तो साहब अध्यक्ष जी, ये आपका काम नहीं। मेरे में तो खूब बोले, मेरे में तो खूब बोले, जितनी देर बोले उतना टाइम बढ़ा देना, मेरे पास कोई चिंता वाली बात नहीं है, किसी मैं पूरी सुनने को तैयार। अध्यक्ष जी के अंदर
शांति पर्व में जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं और वो उपदेश एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं, वो मैं यहां कहना चाहूंगा। असत्ये न राज्यम स्यात् न सुखम न च कीर्तियः असत्यवादी राजा नाम तजेत प्रजा न संशय। अर्थात झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर न तो राज्य चलता है, न सुख मिलता है, न यश मिलता है। और जो राजा झूठ बोलता है, जो राजा असत्य बोलता है, उसकी प्रजा उसे त्याग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र के 72% वादे आपने पूरे कर दिए, तो मैं पहले सारे काबिल सदस्य हैं, आप ही बता दो आपके संकल्प पत्र में कितने वादे थे? टोटल कोई बताए ना, एक आदमी खड़ा होकर बता दे जो ज्यादा ज्ञानी है। आप पूछोगे तो फिर बोलेंगे, आप तो बोलो। जिस शपथ पत्र के यहां पे कसीदे पढ़े गए, घोषणा पत्र के, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि हमने कितने वादे राजस्थान की जनता से किए हैं और उन वादों पे आप चुन के आ गए, वही आपको पता नहीं। फिर बात क्या करोगे आप? मैं बता देता हूं, आपने 9 खंडों में अलग अलग जो है 122 वादे किए, विभाग अलग अलग 122 वादे किए थे। और 122 जो वादे किए उनमें से आप कह रहे हो कि हमने 78% पूरे कर दिए, तो ये 28 क्यों रख लिया? कोई जीएसटी लग गई क्या? ये भी पूरा ही बता देते, आप इसको रखने की कहां जरूरत थी? क्योंकि जो हालत जो है वो हकीकत है, वो पूरा प्रदेश जानता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 4 लाइनों से मैं शुरू करना चाहूंगा। हां, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। एक सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्मयोगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए, 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था, मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आध घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति है। और वो रील बनवाने वाले को अध्यक्ष महोदय 8 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, 8 करोड़ का। और वो YouTube कभी खोल के देखना, आप सब भी नहीं देखते होगे। आप सब अगर देखते हो ना, चैलेंज करता हूं, उसके व्यूज ही कोई 50, 100, 200 आते हैं। तो जितने आपके विधायक हैं, इतने लोग भी उस चैनल को नहीं देख रहे। तो ये ब्रांडिंग किस लिए की जा रही है? एक दिल्ली के चैनल को एक शो के लिए 1 करोड़ रुपए। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। ये सरकार चल रही है। दुर्भाग्य है
कि 4-4 महीने तक कैबिनेट नहीं होती, और हां 4-4 महीने तक, और कैबिनेट से पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति, 2 कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, उनसे पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति मिलके गए हैं, उससे अगले दिन ही कैबिनेट बुला ली। ये बड़ी आश्चर्य की बात, आप कहो तो नाम भी बता दूंगा। ये हुई बात, कोई नहीं पूछ रहा, सबको पता है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनका आने के बाद ही बुलाई हो। दूसरा, विधायक दल की बैठक हुई, कई तो मंत्री लेट आते हैं, और उस बैठक के अंदर आपके विधायकों ने सरकार की हकीकत बताई कि कई मंत्रियों की वजह से, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री की वजह से हमें, हाँ तो लिवा दे, तुम मरवा दे उसको बेचारे को, तुम तो चाहते ही यही हो मैं उसका नाम ले दूं, क्योंकि आप सबने सुना है, आपकी विधायक दल की बैठक की बात है। उसने कहा कि ये एक मंत्री की वजह से हमें गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। ये हालत राजस्थान के अंदर इन लोगों ने कर रखी, हकीकत है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका रिप्लाई कल होना था, लेकिन आज हो गया। मुझे पता चला, अच्छा, तो ये जो सारा जो मामला हुआ, जो अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी एक फोटो खिंचवाते हैं सुनते हुए की, वही फोटो, क्योंकि कल भी उनका भाषण होना था और मुख्यमंत्री जी को वो फोटो खिंचवा के दिल्ली भेजनी थी, इसलिए एक दिन इसको भी सरका दिया गया। ये हकीकत है। जो संसदीय का मीटिंग में तय हो गया, बीएससी में मीटिंग में तय हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपकी मौजूदगी में तय हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। कौन सा कार्यक्रम कब लिया जाएगा, कौन सी कार्यसूची ली जाएगी, उसमें कोई नहीं कह सकता, उसमें नहीं बोला जा सकता। ये इसको डिलीट कराइए आप। बीएससी की मीटिंग में तय हुआ, इनकी सहमति से तय हुआ है। ध्यान रखें भाई, इतनी जल्दी, अभी तो शुरुआत ही है, मैंने कोई ऐतराज नहीं जताया। माननीय सदस्य, आपका नेता ही बोल रहा है, क्योंकि अपनी सीट पर आइए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी अपनी सीट पे, कोई असंसदीय बात भी नहीं कही, कोई लोग अपनी सीट पे ही बैठेंगे। बैठक पे जो निर्णय हुआ उस पे भी ऐतराज नहीं जताया। हम तो खुद, आपने कहा तो हमने तो हाँ भरी है कि ठीक है, अच्छी परंपरा है, लेकिन आपका बर्थडे है, आप तो शुभकामनाएं ले, आज क्यों चक्करों में पड़ रहे हो। आपने 2 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए मंत्रियों को जिलों में भेज दिया। क्या उपलब्धि गिना क्या है? एक मंत्री से तो प्रेस वाले पूछते रहे कि एक तो गिना दो, एक उपलब्धि तो बता दो, जिस शहर में, जिस जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वही एक मंत्री वो एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल है। यानी कि 5 साल में जो काम हुआ वो आपने 2 साल में कर दिया, लेकिन उपलब्धि एक भी नहीं बताओगे। बड़ी जो है अजीब सी बात है। और दूसरा और है, अगर कोई पत्रकार, कोई अखबार अगर कोई सच्चाई को उजागर कर दे तो सीएमओ से, सीएमआर से, अधिकारियों के यहां से फोन जाते हैं कि इसको ठीक करो, डिलीट करो, सरकार का मैसेज सही नहीं जा रहा है। और एक तो यह कह रखा है कि पर्ची सरकार तो अगर किसी अखबार में लिख गया तो समझ लो उसकी ऐड बंद है उसी दिन से। यह हकीकत है। तो मैं कह रहा हूं, आप काम करो ना, तो मीडिया मैनेज करने की जरूरत ही कहां है। आप अच्छा काम करो, हम चाहते हैं। देखिए, मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि डीजी चले गए, फिर एक आदमी ने कहा कि अब के सीएस भी चले गए।
फिर एक ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी चले गए, तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा सीएम नहीं जाना चाहिए, सीएम हमारा यही रहना चाहिए, कुछ भी हो आदमी ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। हम चाहते हैं आप 5 साल रहें, 5 साल रहें अगले। अच्छा, और हटने की दिक्कत ये थी कि अभी गोवर्धन जी के वहां दर्शन करने गए, कोई बात नहीं, दर्शन करने गए तो जब धोख खा रहे थे जूते ही पहन रखे थे। मैंने पूछा यार ये क्या कारण था? बोले मुख्यमंत्री जी को चिंता ये थी कहीं फोन आ जाए, जूते पहनने का टाइम नहीं मिले तो पहन के धोख खा लो। ये स्थिति है। आपने जनसुनवाई शुरू की इस पूरी नई साल में, यानी जनवरी और अब फरवरी शुरू होगी। कितनी जनसुनवाई की है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री आवास पे या ऑफिस पे कितनी जनसुनवाई की? आप तो जनसुनवाई कर रहे हैं ना। बीजेपी कार्यालय पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई हो रही है, तो फिर आम पब्लिक कहां जाएगी? जो इस प्रदेश का विषय है, इस प्रदेश का जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में है कि मुझे सरकार से लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, मेरे साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुझे न्याय मिलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो पता है मैं मंत्रियों के घरों के बगल में ही रहता हूं। मेरे से मत पूछवाओ कि कितने मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, कितनों के बंद रहते हैं। मैं वहीं रहता हूं, सिविल लाइंस में ही है, सिविल लाइंस में ही आपने मकान दे रखा है, वहीं रहता हूं। और मुझे पता है कितने मंत्री रहते हैं, कितने जनसुनवाई करते हैं, कितनी गहमा गहमी रहती है। सिविल लाइंस के तो रास्ते ही बंद कर रखे हैं, जनसुनवाई करने वाले आएंगे कहां से? ये हालत है। और कई मंत्रियों को तो सचिवालय गए हुए कितने कितने दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी जरा रिकॉर्ड निकलवाओ। अकेला आदमी कहां तक लड़ाई लड़ेगा? आप खूब मेहनत करो पर फौज तो साथ चले। अब ये तो जो स्थिति यहां आप देख रहे हो, 3-4 दिन से जो हालत हो रही है, यानी कि आप इतना इनको समझाते हैं, कहीं टाइट भी कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कुछ आप लोग करिए। अब 2.25 साल हो गए, अब भी हमारा नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी। मुझे चिंता ये होती है कि ये जो सरकार है इसको बने हुए 2.25 साल हो गए, आधा समय पूरा हो गया है। 4 साल बाद ये बैठे हैं ना, यही मानना छोड़ देंगे आप लोगों की, क्योंकि इनको पता है अगला राज कांग्रेस का आएगा। तो आधा समय पूरा हो गया, और आधा समय पूरा होने के बावजूद भी जो स्थिति आपकी घोषणाओं की, दूर जाऊंगा तो समय लगेगा, यही बात कर लेते हैं। सभी माननीय सदस्यों के लिए घोषणाएं की थी कि आपका जो वेतन है वो महंगाई बढ़ेगी तो उसी तर्ज पे आप लोगों का भी बढ़ जाएगा, ताकि कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो कि जिस प्रकार से सैलरी, वेतन, भत्ते अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ते हैं, उसी हिसाब से विधायकों के बढ़ जाए। लेकिन नहीं बढ़े। असली दर्द की बात नहीं है। मैं देखूंगा बढ़ेंगे जब आप लोगे कि नहीं लोगे। हाँ, ये हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आपने इनकी घोषणा कर दी आरजीएचएस की, ओपीडी तो अब तक नहीं मिल रही, बच्चों को स्कॉलरशिप अब भी नहीं मिल रही, पूछ लो, मकान दे दिए हो तो पूछ लो। तो ये घोषणाएं क्यों कर रहे हो आप? और मैं सिविल लाइंस में रहते हैं, पिछली बार घोषणा होगी उसकी ओवरब्रिज की, वो तो बन ही गया होगा, पिछले से पिछले बजट का था। और इस बजट में आपने सहकार मार्ग के ऊपर भी फ्लाईओवर की घोषणा की थी, उस पे तो गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं कि बस पूछो मत। यानी मुझे पता चला है कि उसके लिए तो अभी एबीसीडी शुरू नहीं हुई, कोई प्लान ही नहीं है, कोई भूमि चिन्हित नहीं, कोई बजट का एलोकेशन नहीं, कुछ नहीं, न कोई टेंडर न कोई वर्क ऑर्डर। तो फिर क्यों घोषणा करते हैं? और मुझे बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री जी, जब इस सदन के द्वारा की गई घोषणाएं, हमारी घोषणाएं
तो आप कहते हो ना कि आप लोगों ने घोषणा की और पूरी नहीं हुई। उसका कारण बता दूं आपको। उसका कारण है 22/12/2023 को इस सरकार के द्वारा निकाला हुआ ये लेटर, जो आपका राज बनते ही आपने निकाला था। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। पहली शर्त, जिन कार्यों के टेंडर वर्तमान में आमंत्रित नहीं किए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक नहीं लगाया जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं तो वर्क ऑर्डर नहीं दिए जाएं, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, अगर वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं और काम शुरू नहीं हुआ है तो उसको भी रोक दिया जाए। ये हकीकत है इस सरकार की। और मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं चैलेंज करता हूं, 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने कोई ऐसा एक ऑर्डर सभी कामों के लिए, एक आध के लिए तो कोई कर सकता है, लेकिन टोटल कामों पे आप रोक लगा दो और फिर जनता में ये कहो कि कांग्रेस के बनाए हुए घोषणा की हुई पूरी नहीं हो रही, कैसे होंगी? कैसे होंगी? ये हालत है आपकी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक कहते हैं हमारी जनता नहीं सुनती, अधिकारी कह रहे हैं विधायक हमारी नहीं सुन रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। कल्पना नहीं है, हमारे राज में किसी विधायक ने थानेदार के पैर नहीं पकड़े काम कराने के लिए। ये हालत है आपकी, एक विधायक थानेदार के पैर छू रहा है। अपने मुख्यमंत्री को नकारा बताया था, कहां कल्पना कर रहे हो? आपका कोई विधायक धरने की धमकी देता है? बैठे बैठे न बोले। आपका कोई विधायक, दोनों पक्षों से बैठे बैठे न बोले, टाइम तो दें आप उनको। बैठा कल बताया तो था, आप तो चुप रहो। कोटा पूरा हो चुका, आपका नहीं आ रहा नंबर, रहने दो आप। मत गला खराब करो, मत गला खराब करो। जवाब देने के लिए अवसर है। अरे माननीय सदस्य, आप बराबर बोल रहे हो। माननीय सदस्य सुनो, थोड़ा सा सुनो। आपके काम की बात कह रहा हूं, आपका ही भला होगा। अरे फिर कोई विधायक धरने की धमकी देता है, कोई इस्तीफे की देता है आपके विधायक, कोई मरने की देता है। कई विधायकों पे दादागिरी के आरोप लगे हैं, कई विधायकों पे आरोप लगे तो ऐसा पिटवाया सूरज माली को बेचारे को, आज भी वो हॉस्पिटल में है। ये आपकी सरकार के, आपके विधायकों के कारनामे हैं। वो आज भी जो है स्ट्रेचर पे है। एक आदिवासियों की जमीन किन लोगों ने नाम कराई, किन किन लोगों की मिली भगत है उसके अंदर, कौन कौन लोग हैं? मैं मुख्यमंत्री जी इससे आगे नहीं जाना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदिवासी की जमीन जिस प्रकार से छीनने की कोशिश की गई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बात मैं कहना चाहूंगा। आपके विधायकों की हालत यह है, बीकानेर के अंदर विधायक खड़ा रहा, कलेक्टर बैठा है। अलवर के अंदर कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कलेक्टर उठ के चली जाती है। और कई लोग हैं, कईयों की मैं बताना चाहूंगा कि जो हालात इस सरकार के हैं, बताऊं ये वो पुरानी हो गई। आपने भी कहा था पुरानी होगी, मैंने आपको अखबार की कटिंग भी भेजी थी। और यही नहीं, मैं इसमें कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मान होना चाहिए। एक प्रभारी मंत्री से कलेक्टर किस प्रकार से बात करता है, एक विधायक से तहसीलदार किस प्रकार से बात करता है। प्रोटोकॉल में हम कहते हैं, प्रोटोकॉल में कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का दर्जा है,
लेकिन क्या ये प्रोटोकॉल है? कोई गरीब जनप्रतिनिधि या कोई नया जनप्रतिनिधि है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस समय मैं कहना नहीं चाहूंगा आपकी हालत क्या है। आपके मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच में प्रधान हटाने को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। सूरसागर के अंदर कलेक्ट्रेट पे धरना देने की बात विधायक कर रहे हैं। एक मंत्री पे बिजली का खंभा हटाने में उसके बेटे का नाम का भी जिक्र है। मैं पूरा बताऊंगा तो पूरी पोल खुल जाएगी। सरेआम हालत यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, गैंगस्टर कोई वॉक पे जाता है गोली मार के चला जाता है, कोई जिम में जाता है गोली मार के चले जाते हैं। ये हालत है आपकी, ये कानून व्यवस्था है। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ सवाई माधोपुर के अंदर, क्या हालत हो चुकी है। एक महिला बकरी चराने गई, उसके पैरों के अंदर चांदी के कड़े थे। कड़े निकालने के लिए अपराधियों ने उसकी हत्या की और उसके पैर काट के कड़े निकाल के ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। और हम कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? आप कभी पूछते हैं कि किसके इलाके में जो घटना हुई है, कौन थानेदार, कौन डीएसपी, कौन एसपी इसका जिम्मेदार है? लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करते और उल्टा जनप्रतिनिधियों को आगे करके और धरने प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप काम करना चाहते हैं, आप में अगर काम करने का मादा है तो जहां गलती होती है उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर एक तहसीलदार और एक और अधिकारी, दोनों ने मिलके तालाब की जमीन को ही बेच दिया। आपने कार्रवाई की, आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन आपने एसीबी में केस क्यों नहीं किया? जब आपने यह समझा कि उसने गलत किया है, उसकी मंशा गलत थी, तो उस पे एसीबी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन लोगों पे, और या अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे। क्या हम यही सुशासन है? और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गए राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम RAA बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है। ये तो आप बताइए, संसदीय मंत्री बताएं कि जिस आदमी ने जो प्रकरण पहले सुना हो और उसी की अपील उसी के करवा रहे हो। न रहने दो। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वही RAA ले गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया। वही है, वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार ही नहीं लगा पाए अब तक अपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है। आप लोग तो हो, आप तो हो, मेरे वालों को तो पता ही है, आपको सुनाना है मेरे को तो। कई एमएलए ऐसे हैं जो यहां 5 दिनों की चर्चा में खूब प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी के ना ऐसे नहीं बोल रहे, वो तरीके से बोले, ऐसे नहीं बोले। सरकार के खिलाफ, सरकार का मालिक तो मुख्यमंत्री होता है, पर इनका भी मरण है। यहां बोले तो आप मारो और नहीं बोले तो जनता मारे। ये जाए तो जाए कहां, किसको सुनाए अपनी बात, कहां रखें? ये हालत इन लोगों की हो गई है। आप बार बार डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अब ऊपर वाले इंजन की बात करता हूं, पहले 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेश नीति की परतें किताब ने खोल डाली, 56 इंच की सच्चाई कलम ने तोल डाली। सेना अध्यक्ष का सच जब संसद तक पहुंचा
तो राहुल गांधी की आवाज पर पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बातें थी जो आप सुनना नहीं चाहते? राहुल गांधी जी ने 2 लाइनें दी थी ना मैंने। राहुल गांधी जी ने एक बात रखना चाहा, वहां पे रोक दिया। उन्होंने जो बात कही वो अपनी तरफ से नहीं की, जो उस समय के सेनाध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात कही और वो किसी मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुई, वही तो बात कही। और मैगजीन में छपी है, ये मैगजीन भी दिखाऊं क्या, जिस मैगजीन में छपी है? यानी कि कोई फर्जी नहीं है, एक एक चीज लेके आया हूं। और इतनी प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से, वो राहुल गांधी जी जो देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के सांसद हैं और आपके महामानव से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हुए हैं, 2 जगह जीते हुए हैं। ये एक जगह बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वो बंदा 2 जगह जीता है, 3 गुना वोटों से जीता है। जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहा है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, इसके लिए आप इस प्रकार की बातें करते हो? वो जो बात कहते हैं वो हकीकत है। हो सकता है कि आप जो है शोर शराबे के अंदर इस प्रकार की बातें कहोगे। मैं 2 लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, कि रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहां मसला गया, जिसको फौलाद के साँचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं 16 निकलना चाहिए। आज राहुल गांधी की आंखों में 16 निकल रहा है, उसको सहन नहीं कर पाओगे आप लोग, ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उन्होंने 2013 में एक चुनावी रैली में भाषण दिया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति आई है कि भारत सरकार और भारत का रुपया दोनों के बीच में स्पर्धा लगी है कि कौन ज्यादा गिरेगा, किसकी साख ज्यादा गिरेगी। रुपए की कीमत गिर रही है या दिल्ली में बैठे इस सरकार की कीमत गिर रही है, देश आज ये पूछ रहा है। उसी सज्जन ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। रुपये की गिरावट सीधे सीधे प्रधानमंत्री की साख और उसकी गरिमा से जुड़ी होती है। रुपया जितना नीचे गिरता है प्रधानमंत्री की साख भी उतनी नीचे चली जाती है। ये नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उनके द्वारा 2003 में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्ट राजनीति जो दिल्ली से चलती है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत का रुपया आज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसे तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला हो गया
कि गिरता ही जा रहा है। किसने कहा था ये? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब साख नहीं गिर रही? अब नहीं गिर रही ना साख, क्योंकि साख उसी की गिरती है जिसकी साख हो। क्योंकि आप लोगों ने चुप्पी साध ली। 2014 में जब आपको चार्ज देके गए थे ना, तब 59 रुपए, $1 की कीमत 59 रुपए के बराबर थी, और आज फरवरी 2026 के अंदर 92 रुपए $1 के बराबर हो चुके। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री के लिए आपने क्या नहीं कहा, और आज चुप्पी। चुप्पी जिस 2014 के बाद में पीआर की टीम तैयार की गई और यह कहा गया कि भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। माननीय ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों से आग्रह किया है, आपके नेता बोलेंगे, इन सारे प्रश्नों का वो जवाब देंगे, तो वो जवाब देंगे। इधर यहां से भी कोई नहीं बोले, वहां से कोई नहीं बोले। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है ना, आपके नेता सक्षम है। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है तो सीएम बनना पड़ेगा। देख लो, बीच में मत खड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी मैं देख रहा था, हमारे एक राज्य मंत्री बाहर भाषण दे रहे थे, अमेरिका को घुटनों के बल टिका दिया है, 18% करा दिए पेनल्टी। मैंने कहा भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने शौर्य, पराक्रम, वीरता के साथ पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमेशा पाकिस्तान का इलाज किया है। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 92,000 सैनिक घुटनों के बल टिका दिए, लेकिन हमारे चलते हुए युद्ध के अंदर ट्रंप साहब का बयान आता है कि मैंने सीज फायर करा दिया है, मैंने वॉर रुकवा दी है, और वो एक बार नहीं 70 बार ये बात बोल चुका है। और जो विदेश नीति की जो बात कर रहे थे ना, मैं उस पर भी आऊंगा, जो विदेश नीति की बात कर रहे थे, हमारा देश जहां पाकिस्तान के आतंकवादी आकर इस प्रकार की कायराना हरकत करके गए, उस पे हमारे देश के साथ एक भी कोई भी देश आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ चीन, अजरबैजान, तुर्की, मलेशिया जैसे लोग के देश आके खड़े हो गए, और हमारे साथ एक देश नहीं आके खड़ा हुआ। यह विदेश नीति है। और वही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका व्हाइट हाउस में बुलाकर नाश्ता करा रहा है, और आप बात कर रहे हो अमेरिका की। जब ट्रंप ने पहले भाषण दिया तो मोदी जी को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण में, और वो बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार की बातें करता है, आप लोग भले ही सहन कर लेते हो, मैं सहन नहीं करूंगा, न मेरा दल सहन करेगा। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें करें। हम लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन हम राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं बोल पाते। ये वही देश है जहां इंदिरा गांधी ने अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस कर दिया था। ये वही देश है जहां महात्मा गांधी के आज सैकड़ों देशों के अंदर प्रतिमाएं लगी हैं, उन लोग उनको फॉलो करते हैं। और आज भारत के लिए अमेरिका किस प्रकार की बातें करता है। और आप सुनिए, यही नहीं, उन्होंने टैरिफ लगाया हम पे, टैरिफ के ऊपर पेनल्टी लगाई, और अब टैरिफ वापस 18% कर दिया। ये 18 से पहले कितना था ये भी बता दो, कितना था बता दो। 3% टैक्स था, जिसको बढ़ा के 50 किया, और अब घटा के 18 कर दिया। हम वाहवाही कर रहे हैं, ये 2-3 मंत्री तो बाहर जाके बाइट दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और उसके जो हमने टैरिफ लगाया है वो जीरो टैरिफ। हम अमेरिका पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, और रूस जो हमारा मित्र देश रहा है उससे भी तेल नहीं खरीदेंगे।
ये ट्रंप ने कहा है। कमाल है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियां लगा लगा कर भेजा। क्या हालत, कोई बोलने को राजी नहीं। और जबकि कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे जो देश हैं उन्होंने इस पे कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन हमारे देश की तरफ से कोई इस पे आपत्ति नहीं जताई गई। मैं समझता हूं मजबूरी होगी आपको। आप वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे, जहां वंदे मातरम का जश्न होना चाहिए था वहां हमने इसको विवादों में घेर दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और वंदे मातरम गाने वालों को जेल के अंदर भेज दिया जाता था, कौन लोग थे वो जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? आरएसएस के लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया, और पीछे तक भी उनके हेडक्वार्टर पे राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस सदन के अंदर आप लोग 115 लोग हैं ना, आप बता दो। 7 आदमी खड़े हुए हैं, यानी 7 ही हैं आरएसएस के, बाकी वैसे ही। ज्यादा आप ऐसे जो हैं संगठन की चर्चा न करें। आप में से बता दें, पूरी बीजेपी के जो लोग हैं वो बता दें कि वंदे मातरम का कौन सा वो हिस्सा हटाया गया जिस पे विवाद हुआ है? कौन गा के बता दे, बता दो। इतने ही देशभक्त हो ना आप लोग, तो राष्ट्रभक्त हैं आप लोग, तो राष्ट्रभक्त हैं। हाँ सुनाओ सुनाओ सुना दो, मैं बैठ गया। सुनाओ सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। आप नहीं सुना पाओगे क्योंकि अरे एक सब खड़े, मैंने अनुमति नहीं दिया किसी को, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप ज्यादा उनकी चर्चा करोगे ये भी सब खड़े हो जाएंगे। वो मैं समझ गया। चर्चा न करो जिसके कहीं आपको दिक्कत आए। मैंने आपको कहा आप बोलो। मैंने कोई गलत पूछ ले, ये तो आप बता सकते थे ना कि भाई कौन सी पंक्ति हटाई थी। मुझे पता था पहले ही। जब वीर झूल रहे थे फांसी के फंदों पर, तब ये दूर खड़े थे अपने ही धंधों पर। भगत बिस्मिल आजाद ने जब दी थी अपनी जान, इतिहास में ढूंढ कर बताओ कहां था इनका निशान, कहां था इनका निशान। ये बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो बजट घोषणाएं है ना, 2 बजट में आपने 2717 घोषणाएं की हैं, जिनमें से अभी और भी मेटेरियल, चिंता मत करो, बढ़ा दी अध्यक्ष जी ने मेरी। अभी नहीं बढ़ाया। ये अपन विदेशों की और 2717 जो आपकी बजट घोषणाएं है ना अभिभाषण में, उनमें से 754 ही हुई है पूरी। ये हकीकत है। और पिछले साल की तो 18 से 20% ही पूरी हुई है। ये बेचारों की गलती नहीं है। यहां जो क्वेश्चन लग रहे हैं, मंत्री फंस रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। जब 18% ही पूरी होगी तो मंत्री यहां तो सही जवाब देगा, कौन सा पुल बन गया, कौन सा नल लग गया, कौन सी सड़क बन गई, यही तो कहेगा। हाथ बता दी, सिविल लाइंस का दोनों ही ना बना, सहकार मार्ग भी नहीं बना। ये स्थिति है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी चर्चा जो है पिछले दिनों जो कार्रवाई चली उनकी करना चाहूंगा कि नाम काटने जोड़ने का काम था। यानी कि मैं एसआईआर पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, और पंचायत राज के चुनाव यहां भी होने हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जिस एसआईआर पे बिहार में चर्चा होगी, जिस एसआईआर पे हरियाणा में चर्चा होगी, जिस एसआईआर पे लोकसभा में चर्चा होगी, हमें चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? हम कोई प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मैं चाहता हूं आपका साथ मुझे मिले। इसमें एसआईआर का जो मामला है वो बड़ा गंभीर था। वो पेन ड्राइव कहां से आई? जो फॉर्म सब बटे एक ही दिन में, जो फॉर्म बांटे गए, जिनका ऐतराज हुआ। एक सेकंड, एसआईआर पर
हमारी ओर से कानूनन ऐतराज उठाया गया, आपने उसकी व्यवस्था दे दी। उस व्यवस्था का उल्लंघन करना ही अपने आप में गलत है, इसीलिए उस पर किसी तरह का कोई भी कथन इस विधानसभा के पटल पर जब तक आपकी व्यवस्था नहीं आ जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। चर्चा न करें। मैं कोई एसआईआर की प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहा, एसआईआर के नियमों पे उंगली नहीं उठा रहा, एसआईआर के विरोध में उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन वो पेन ड्राइव कहां से आई, बंबई से फार्म प्रिंट हुए थे क्या, और सब जगह जो बांटे गए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इतनी जांच करा रहे हो, एक इसकी भी जांच करा दो, इसकी जांच करा दो कि ये फार्म कहां से आए और क्यों बांटे गए। मैं आपके उन मंत्रियों का नाम नहीं ले रहा जो हवाई जहाज लेके आए थे यहाँ। इसका फिर जवाब इसका गलत स्टेटमेंट है। जब तक आपकी व्यवस्था नहीं आ जाए उसके किसी भी पार्ट पर कोई भी चर्चा, कोई भी कथन, कोई भी अभिकथन इस विधानसभा के कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कोई मंत्री का कि वो नाम आपकी नहीं लिया, व्यवस्था का आदर करेंगे। मैंने कोई मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने कोई प्रक्रिया की कोई बात नहीं चर्चा की। न करें। मैं मुख्यमंत्री जी से तो अपील कर ही सकता हूं कि जांच कराने की। वो पेन ड्राइव कहां से आई थी, कौन हवाई जहाज में देके गए थे, बताऊं क्या नाम। मैं तो खुद ही सदन की मर्यादाएं रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की परंपरा ऐसी कभी नहीं रही कि राजस्थान के अंदर जो काम नियम कानून से चलता है। और इसमें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत से अधिकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उन बीएलओ को भी जिन्होंने लिख के दिया कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमारी परिपाटी नहीं है। यानी ऐसे नहीं तो वैसे। मैं पहली बार कोई दलित आदमी नेता प्रतिपक्ष बनाए, अध्यक्ष जी बड़ी मुश्किल से जीत के आया हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। यानी मेरे वोट काटने के लिए 25,000 फार्म अलवर ग्रामीण के अंदर भिजवा दिए, 25,000 फॉर्म। यानी कि जो जितने से जीत का है उतने हरवाओ। ऐसा मत करो, मैं यहाँ आता रहूंगा तो मन लगा रहेगा। इसलिए आप जिस प्रकार की जो बात कर रहे हो रहेगा वो गलत है। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता जी, हमारा तो मन लगे रहेगा, पड़ोस में तकलीफ होगी। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। मैं जंबो जी ने जो बात कही उसका यहां पे जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थान की वो धरती जहां अमृता देवी ने आंदोलन किया पेड़ बचाने के लिए, 363 लोगों ने अपनी जान दे दी और ये कहा कि अगर एक सर देकर भी एक पेड़ बचता है तो भी वो सस्ता है, इसलिए जान देने में पीछे नहीं हटना है। आज हम इन पेड़ों को क्यों काटने पे तुले हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब जनभावना खेजड़ी के साथ है, हाई कोर्ट का निर्णय उस पे आया हुआ है, बीकानेर के अंदर जिस हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, उस धर्म के साधु संत सन्यासी वहां पे आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको हॉस्पिटल में तो हम एडमिट करा रहे हैं, लेकिन खेजड़ी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक मंत्री नहीं गया वहां बात करने के लिए, और आज गए, और हालत यह है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग राजस्थान के ये चाहते हैं कि खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। ये बात मैं सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। ये हमारा पवित्र सदन, इस पे कानून बनाए। खेजड़ी काटने पर हमारा राज्य वृक्ष है, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं हम उसको। और खेजड़ी तो खेजड़ी, छोटे मोटे पौधे घास तक भी पूरी साफ की जा रही है। ये हम किस ओर जा रहे हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी आई हुई है वो हमको समझनी पड़ेगी। हम अरावली को 90% अरावली को खोलना चाहते हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? आज के इस समय में जहां पूरा देश, और विशेष रूप से मैं बात करूं एनसीआर और दिल्ली के आसपास के पूरे क्षेत्र की, चाहे जयपुर हो, भिवाड़ी हो, अलवर हो, जोधपुर हो, बड़े बड़े शहर आपके पोल्यूशन से घिरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर तो सांस लेने में
दिक्कत है, मैं 2 दिन चला गया, अब तक जो है गुड़ और काली मिर्च लेनी पड़ रही है मेरे को, ये स्थिति है। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जो सप्ताह में 2-2, 3-3 बार जाते हैं और उस पोल्यूशन को झेल रहे हैं, ये तो इनको धन्यवाद है। क्योंकि राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दिल्ली गया इन 2.25 वर्षों में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। गजब के फेफड़े हैं साहब, गजब के फेफड़े, जो पूरा इतना पोल्यूशन भी झेल रहे हैं। ये बात आपको गर्व मैं कहना चाहूंगा। आपको गर्व होना चाहिए। हाँ नहीं, गर्व है साहब, मैं तो गर्व की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य, ये नया भारत आ गया। यानी शंकराचार्य बोले तो डिग्री लाओ, किसान बोले तो डिग्री लाओ, सर्टिफिकेट, और कोई वकील बोले तो सर्टिफिकेट दिखाओ, खुद की डिग्री कहां है, दिखाई है क्या आज तक? ये हमारा सनातन, जिसके अंदर शंकराचार्यों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज हो क्या रहा है? आज उल्टा हो रहा है। जिनको पूजा करनी थी वो देश चला रहे हैं, और जिनको देश चलाना था वो पूजा कर रहे हैं। यानी कि राम मंदिर का जब शुभारंभ हुआ तो जितने भी ब्राह्मण, पंडित, शंकराचार्य, वो सब तो दूर बैठे थे, और हमारे माननीय जो है वो पूजा कर रहे थे। यानी कि जितना भी शुभारंभ होता है, हम सब लोग यहाँ पे हैं। रोजाना मंदिरों के जब उनका लोकार्पण होता है, उनमें मूर्ति स्थापना होती है, उसके अंदर सब लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे बैठते हैं, और जो वहां पंडित, ब्राह्मण जो भी आते हैं वो आगे रहते हैं। अच्छा चलो इस पे आ जाऊं, अभी भाषण पे आ जाऊं। अब आगे कुछ समय कम होता है, अब अभी भाषण पे आ जाता हूं अभी तक कि आपने जो है ना, अभी भाषण पे आ जाता हूं। जो घोषणा पत्र की सबसे पहली आपकी घोषणा है, वो है किसानों को 12,000 रुपए देने की। दे दिए 12,000? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे आप तो बोलो, जवाब नो देंगे। नो माननीय, नो बोल रहे हैं सारे। इनसे पूछने की जगह आप तो बोलो, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। फिर नहीं। बोलोगे तो ये भी सब बोलेंगे, तो आपका समय जाएगा। नहीं दे पाए। ये पूछो मत, पहले आप अपना पेज बोलो। पे 10 मिनट बाकी हैं। पर ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ हाँ या ना में चाहता हूं जवाब में। आपने घोषणा की 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, हाँ या ना? आपने कहा गेहूं पे 2700 रुपए एमएसपी पे खरीदेंगे, हाँ या ना? आपने कहा एमएसपी पर ज्वार और बाजरा खरीदेंगे, कितना बाजरा खरीदा आपने, हाँ या ना? आपने कहा कि जो किसानों की जमीन नीलाम होगी उस पे कानून बनाएंगे, हाँ या ना? आपने कहा चना, मूंग, उड़द की एमएसपी खरीद के लक्ष्य को दोगुना करेंगे, हाँ या ना? आपने, अरे भाई वहीं जनता के बीच में जाना है। आपने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति की बात की। आप बता देना, उन 1 लाख में आपके समय में जिसने अप्लाई किया हो और आपने नियुक्ति दी हो, उस आदमी का नाम बता देना। आपने 12 बिंदु संख्या 12 में आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया है। ऐसा गेम मैंने नहीं देखा। मैं पूरे समय का मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 400 मीटर रेस में एक आदमी दौड़ रहा था, एक ही महिला। 400 मीटर पुरुष में 2 पुरुष दौड़ रहे थे। 5000 मीटर महिला रेस में 2 दौड़ रहे थे। 400 मीटर हर्डल रेस में 1 दौड़ रहा था। यानी कि सिल्वर, गोल्ड, कांस्य यानी मेडल तक लेने वाले नहीं थे। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो वहां खाली कुर्सी थी, मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित कर रहे थे, ये और है। आपने बिंदु संख्या 20 में कहा कि यूनिफॉर्म की राशि 1200 देंगे, 600 रुपए दे रहे हो।
मोदी पहने 10 लाख को सूट और ये बेचारा बालका को 300 रुपया एक ड्रेस का, यानी 600 रुपए में 2 ड्रेस, किताब भी, 2 यूनिफॉर्म भी और स्कूल बैग भी। वाह भाई वाह, तुम बहुत जोर का। 1200 की घोषणा 600 दिया है और उसमें भी ईडब्ल्यूएस को नहीं, ओबीसी को नहीं, सिर्फ SC ST को दिया है, बाकियों को क्यों नहीं भाई? बच्चे तो सभी कास्टों के हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। 22 में आपने कहा कि 185 कॉलेजों के भवन लोकार्पित किए हैं। ये 185 में आपने मंजूर किया और बनाया हो वो बता देना। ये हमारे काम वालों की रिबन काट काट के ऐसा मत करो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप क्या हाल कर दिया आपने? उसका क्या हाल किया राजीव गांधी स्कॉलरशिप का? नाम बदल दिया, कोई बात नहीं। हालत ये कर दी कि पहले जो है टॉप की 150 यूनिवर्सिटी थी, उनमें एडमिशन होता था, लेकिन आपने बहुत सीमित कर दिया, 50 टॉप यूनिवर्सिटी कर दी और संख्या भी इसको आधी घटा दी। पहले जो 300 बच्चे थे उनको 150 कर दिया। ये बात मैं कहना चाहूंगा आपके इसकी हकीकत। यानी शिक्षा से तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई शिक्षा में बाबा साहब अंबेडकर बाहर पढ़ के आए थे विदेश से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आपके गुरु भी वहीं पढ़ के आए थे। तो हमारे बच्चे पढ़ने जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कहां जाए? यहां जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। 3768 स्कूल आज की तारीख में जर्जर है और इस सरकार ने 1 रुपया मंजूर नहीं किया है। 40,000 से अधिक टॉयलेट नहीं है, 83,000 से अधिक कमरे टूटे पड़े हैं। कहां चले जाएं? कहां चले जाएं? ये स्थिति सरकार की है। मैं बात कहना चाहूंगा, राइजिंग राजस्थान की बात कर लें। ये राइजिंग राजस्थान का चक्कर क्या है? आप हमको बताते क्यों नहीं? राइजिंग राजस्थान में आपने कहा 35 लाख करोड़ के MOU हो गए, तो MOU बताओ तो सही सदन को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के हर एक नागरिक को बताना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है, ये वो समय नहीं है। ये वो एक जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस चीज का ध्यान रखना आप, क्योंकि पिछली बार ERCP पे पूछा तब भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कौन पूछने वाले हो, किसकी ERCP, क्यों बताएं, हम हैं। और वही बात राइजिंग राजस्थान पे संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो, राजस्थान की जनता के ट्रस्टी हो। बताना पड़ेगा कौन से नियम। RTI लगाएं, नहीं देते हो। विधानसभा में क्वेश्चन लगाएं, नहीं देते हो। और कौन सा नियम बच गया? यहां पूछ रहा हूं, नहीं बताते हो। हद हो गई आप लोगों के आगे, हद हो गई। क्यों ऐसा छुपाते हो? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात आपका सवाल, अब ये सवाल नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं। नो ब्राजो, आप नियमों में बता, दिलवा दूंगा। आपका नेता बोल रहे हैं। बिंदु संख्या 36 में आपने नीतियां गिनाई हैं, लेकिन नियत नहीं गिनाई। जरा नियत भी बता दो, नियत क्या है आप लोगों की, जनता को पता चल जाए। बिंदु संख्या 46 में आपने कहा कि फसल बीमा योजना की बात कही, भरतपुर और जोधपुर में ही 2-2, 3-3 साल के मुआवजे अटके पड़े हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के जिले के अंदर ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक और ही नया ट्रेंड चला दिया कि यानी कि जहां कांग्रेस का विधायक है तो बारिश से 1100 mm से ज्यादा हो जाए मुआवजा नहीं मिलेगा, और बीजेपी का MLA है तो 500 हो जाए जब भी मुआवजा मिल जाएगा। ये ऐसा तो किसानों को तो मत बांटो भाई। आप लोग हार गए होंगे, पर 30%, 40%, 25%, 49% कुछ वोट आपको भी मिले हैं। ये जनता तो सबकी है। यानी कि प्रमाण ये रहा, ये मैं माननीय अध्यक्ष जी, ये मुआवजे का प्रमाण मैं टेबल करूंगा, मैं लेके आया हूं, मेरे पास है, ये टेबल करूंगा। DAP की किल्लत
खुद आपके मंत्री ने छापे मारे और कहा नकली यूरिया बन रहा है, नकली खाद बन रहा है। मैंने पिछली बार भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, कितने लोग जेल के अंदर गए? मंत्री गायब है, कितनी फैक्ट्रियों पे आपने कार्रवाई की? मंत्री कहाँ है? 63 कटिंग इसकी भी लेके आया हूं, जो यूरिया किसानों को मिलने के लिए आधार कार्ड तक लाइन पे लगवा दिया आप लोगों ने। कुछ तो शर्म करो, उसी किसान से वोट मांगते हो और उसी को लाठियां खाने पे मजबूर करते हो। ये आप लोगों की हकीकत है, ये बात करना चाहूंगा। बिंदु संख्या 58 में आपने कहा मंगला पशु बीमा, 40 लाख का वादा, 13 लाख का बीमा, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री नेताजी दुग्ध किरोड़ जी वाला लफड़ा दोबारा हो गया क्या? आज आए नहीं। अब वाइंड अप। संबल योजना में 5 रुपए लीटर सब्सिडी का प्रावधान है। दे रहे हो? कितने समय में दे रहे हो बता दो। और पन्नाधाय योजना का जो स्कूलों में दूध दिया है आपने, कब से पैसा नहीं दिया है? कब से पैसा नहीं दिया है? कमाल हो गया। ये डेयरी, ये किसान वो घाटे में चल रहा है और आप घोषणा कर रहे हो और वहां पेमेंट नहीं हो रही है। ये बात है आपकी। और आपने बड़े कसीदे पढ़ रहा था कोई कि हम जो है राजस्थान को दूध उत्पादन में 2 नंबर पे ले आए ना 2 नंबर पे। पहले 1 नंबर पे था, सही है, पहले 1 पे था, आप 2 पे ले आए इसको। अभी आपका राज आने के बाद में ये बात कहना चाहूंगा। बिंदु संख्या 64 में आपने दिन में बिजली की बात कही। जो सारा काम हमने किया आपने 4 जिलों में ही मात्र बढ़ाई है और बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। 85-86 में पेंशन का जिक्र किया, 3-3, 4-4 महीने नहीं आ रही। 97 में पूरे रसोई का जिक्र किया। जयपुर में क्या हालत हो रही है ये मैं कहना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा सामान है पर थोड़ा सा मैं बीच में, क्योंकि मेरे अभी 5-7 मिनट बची हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके यहाँ जनसुनवाई होती है। उस जनसुनवाई में पता चला है कुछ लोग जो है जमीनों का सौदा कर रहे हैं, खुद एप्लीकेशन लगा के सीएम हाउस में और जमीनों का सुलटेरा कर रहे हैं। आपको पता चला, आपने कार्रवाई की, आपने सस्पेंड किया, हटाया उस आदमी को, पर जेल में सुरंग वहीं नाक के नीचे ही। कमाल हो गया। दूसरों के दरवाजे की तो आप जिक्र कर रहे हो, खुद के घर के अंदर नहीं देख रहे हो। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा, आपने परसों मीटिंग ली, उड़ता राजस्थान, आपने धमकाया अधिकारियों को, आपने की कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है। राजस्थान पत्रिका ने अभियान चला रखा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभियान चला रखा है। आप ड्रग्स कहां से आ रहा है अभी तक आपको यही नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? इन सभी सदस्यों से पूछ लो। आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है? हम अगर आज इस पे निर्णय नहीं करेंगे तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज जयपुर के जाम की समस्या, जयपुर के अंदर व्यक्ति निकलता है 5 किलोमीटर में आधा घंटा, 1 घंटा लगता है। बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती है, स्कूल में लेट हो जाते हैं, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौत हो जाती है। आपने एक बार तो कहा था कि मैं जो है रूट नहीं लगवाऊंगा, फोटो भी खींची, अच्छी बात है। आपने एक मैसेज दिया कि मुख्यमंत्री भी लाल बत्ती पे रुक रहा है, फिर आपने वो रूट चेंज क्यों कर दिया? वो नियम क्यों चेंज कर दिया आपने? रोजाना रूट लगता है आपके लिए और पूरा रोड खाली हो जाता है। आज मैं आपके रूट के पीछे पीछे आया, 2 मिनट में विधानसभा पहुंच गया। रोजाना 15-20 मिनट लगती है। ये मैं मेरी स्थिति बता रहा हूं। लेकिन अगर हम इस जयपुर शहर की और ऐसे ही पूरे राजस्थान के जो अंदर जो शहर हैं उनके जाम की चिंता नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप बताइए। आपका तो लवाजमा है, खड़े हैं चौराहों पे, पूरा मैसेज वायरलेस जाता है, हट जाओ, रोक दो, ये कर दो, और सीएम साहब चले जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी रोजाना निकलता है उस पे क्या बीतती है? क्या प्लानिंग है? कोई सरकार ने कोई इसके लिए प्लान तैयार किया है? कोई एजेंडे में रखा है आपने? आप मेट्रो जो शुरू हुई हमारे समय में आप कर नहीं पाए, घाट की गुणी जैसी हमने बना के दी, गुजर की थड़ी अंडरपास हमने बना के दिया, फ्लाईओवर आपका हमने बना के दिया। जो काम जो हो रहे सारे कांग्रेस सरकार की सोच थी। पूरा बाजार चौड़े करा दिए थे,
ये धारीवाल जी यूडीएच मंत्री थे, क्या क्या काम नहीं हुआ। और आप लोग कर क्या रहे हो? ये जवाब जनता को देना। मेरे को तो आप बोल सकते हो। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। सामान तो मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय इतना है कि ये 2 घंटे तक इनको कह सकता हूं, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का जो भंटाधार हुआ है, जनवरी के अंदर जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट की रोक के बाद, चुनाव आयोग की रोक के बाद, मेरे को तो चुनाव आयोग बता रहे हो कि वो संस्था है, उसके बारे में बात नहीं करोगे, तो चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी, उनकी लिस्ट आप निकाल दोगे, आपको सारी छूट है। वाह साहब वाह, ऐसा बंटाधार मत करो। यहाँ की एजुकेशन का पूरा सेशन निकल गया, ना आपने साइकिल दी, ना आपने किताबें दी, ना आपने स्कूटी बांटी। जो बटी हमारे समय की है 60,000 स्कूटी, 2 साल की 30-30 हजार, टेंडर तक नहीं हुए हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। बच्चों के हितों से खिलवाड़ मत करो। राजनीति करने के लिए हम है ना, हमसे करो खूब राजनीति। ये बात, हाँ, राम कथा। और अंत में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यही बात कहते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।